Hi, a fit body, a calm mind, a house full of love, these things cannot be bought, they must be earned. Today is 29th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। पंचेत डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन झारखंड। गोवा में है मोरमागांव पोर्ट। जकार्ता इंडोनेशिया में हेडक्वार्टर है एशियान का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मांडू फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है मध्य प्रदेश में। बुद्धिज्म में वेसक डे सेलिब्रेट होता है। तेलंगाना का है भातु कम्मा फ्लोरल फेस्टिवल। आज के सवाल है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? Sati was declared illegal and punishable by whom? Who wrote the book Bahu Vibah? Bahu Vibah. Who first translated Bhagavad Gita to English? Who was the Viceroy of India when the Rowlatt Act was passed? So these are questions for today. आज की vocabulary है superfluous, मतलब अनावश्यक, जरूरत से ज्यादा। unnecessary है especially through being more than enough. लैसिट्यूड का मतलब होता है अवसाद, अ स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वियरीनेस, लैक ऑफ एनर्जी, टू मच ऑफ डिजिटल इज नॉट गुड। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है अखंडनीय, इम्पॉसिबल टू डिनाई और डिसअप्रूव। टॉटर, इकोनॉमी अभी टॉटर कर रही है, मूव इन अ फीबल और अनस्टेडी वे। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग होली, सैक्रेड और सेंटली। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट जस्टिस। इस कीवर्ड का मतलब क्या है और हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स। दिस इज अबाउट COP26 ग्लासगो। इस पे एक सवाल भी तैयार करेंगे। देन दिस इज सेरो सर्वे, क्लियर सिग्नल है इंडिया और चाइना का नया LAC लॉ। दिस इज अ क्लाइमेट डिविडेंड। क्लाइमेट कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? द पेरिल्स ऑफ आइडियोलॉजिकल सर्टिट्यूड, गेटिंग द फोकस बैक ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ग्लासगो क्लाइमेट टेस्ट, दिस इज अबाउट GST। USA का काटसा, इंडिया और यूरोप में ट्रेड टॉक्स। देन दिस इज सोलर अलायंस, अफगानिस्तान, बाइडन का सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट प्लान है $1.85 ट्रिलियन का। फेसबुक बन गया है अब मेटा इज द न्यू कंपनी। सेंसेक्स स्लंप हुआ, रुपी और बॉन्ड गेन ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइस डिक्लाइन। कोल का शॉर्टेज बना हुआ है एंड दिस इज कोंकण शक्ति, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम्स। देन इंडियाज ICBM कैंडिडेट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आज हम जानेंगे अग्नि 5 क्या है, कैसे वर्क करती है। देन दिस इज ट्रावनकोर एंड दिस इज मुल्ला पेरियार डैम। मोस्ट सेक्टर्स ऑन वे टू रीच प्री कोविड लेवल्स, सरपास देम, एक्सेलेंट। आज हम समझते हैं दीज आर पिलर्स ऑफ इमोशनल कोशेंट, EQ। IQ अच्छा है, EQ अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का और यहाँ इंटरव्यू दिया है श्री भूपेंद्र यादव जी का। आप एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। इन द कमिंग COP26, अभी 1 नवंबर से COP26 है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। In the coming COP26 to implement the adaptation and mitigation, environment change को adapt करना, environment change से होने वाले threats को mitigate करना, कम करना, measures from increased global temperature, global climate जो global warming हो रहा है उसके against preparation करना। We will be discussing access to technology and finance। तो इसके 2 पिलर्स होते हैं, एक तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, दूसरा हमें काम करने के लिए पैसे चाहिए। सो टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, और ये देंगे डेवलप्ड कंट्रीज। तो सी, ये एनवायरनमेंट मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, तो मोर और लेस इंडिया की जो लाइन ऑफ एक्शन होने वाला है वो इसके आसपास होगा कि वी वांट टेक्नोलॉजी, वी वांट फाइनेंस सो दैट वी कुड अडेप्ट, वी कुड मिटिगेट दिस क्लाइमेट चेंज COP26। सो दैट इज व्हाई दिस इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। India will stress climate justice. Note down this keyword, climate justice,
एट ग्लोबल समिट, मिनिस्टर ने कहा। विल पुश डेवलप्ड नेशंस टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एट COP26। इंडिया एम्फेसाइज करेगा क्लाइमेट जस्टिस को, एग्जॉर्ट करेगा डेवलप्ड कंट्रीज को कि आप ट्रांसफर करो, पैसे दो, टेक्नोलॉजी दो, सो दैट एवरी कंट्री, सारी कंट्रीज, चाहे वो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, वो भी क्लाइमेट चेंज के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाए, बैटल कर पाए। तो ये फोर्थ कमिंग कॉप है, कॉप यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे मिलेगी। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया बोलेगा मिटिगेट करना है कार्बन एमिशन को। कार्बन एमिशन, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, मेजॉरिटी में जो कार्बन एमिशन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम डील करें, फर्म ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क हो, ये कीवर्ड भी लिखना है, फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? लेजिस्लेशन, कानून। तो एक फर्म ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क हो that lays out how this can be met. So we agree climate is changing and we agree that we need to put efforts so that we could reduce this emission, carbon emission, in order to contain this climate rise, global temperature warming. बट उसके लिए कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, इस बात पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया रिन्यूएबल्स की तरफ नहीं बढ़ रहा है। हमारा 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है बाय 2030, और ये बड़ा एम्बिशियस टारगेट भी है एंड वी आर पुटिंग एफर्ट्स। कुछ ही दिन पहले हमने इंडियन एक्सप्रेस में देखा था, टाइमलाइन देखा था इन सब इवेंट्स का। तो 2015, इससे पहले क्योटो आया था, क्योटो के बाद पेरिस अग्रीमेंट आया 2015, 5 साल का डेडलाइन था, और 5 साल बाद पेरिस अग्रीमेंट की जो बातें थी उसको करना था रिव्यू, और वो रिव्यू होगा अभी ग्लासगो। 2020 में होना था बट कोविड के कारण अब 2021 ग्लासगो में COP26 हो रही है। अब ये COP26 जो इवेंट होगा ये बड़ा फ्रैक्शियस होगा। आर्टिकल्स भी आप देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देखो, इधर यूके के टैब्लॉइड्स देखो, तो डिफरेंसेस है, परसेप्शन अलग है। डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो चाहती हैं कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो भी नेट जीरो पे कमिटमेंट दे, वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे क्लाइमेट चेंज की तरफ। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और पिछले 150 साल में जो अक्यूमुलेटेड कार्बन है उसको भी फैक्टर इन करना चाहिए जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करें। तो इस बात पे ये फ्रैक्शियस होने वाला है COP26। तो यूएसए पुश कर रहा है डेडलाइन हो जिसमें नेट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, मतलब हम नेट जीरो बन जाए 2050 2060, वहां पे जाके हम जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही हम कंपनसेट करें, तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो कुछ कंट्रीज ने बताया भी है 2060 2050 तक वो नेट जीरो हो जाएंगे। इंडिया कोई डेडलाइन नहीं देना चाहता, बिकॉज अगर डेडलाइन देंगे तो फिर हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट हैम्पर होगा। इंडिया हैज ऑन सेवरल फोरा रजिस्टर्ड कि फोर्स्ड नहीं करना है टू कमिट सच अ डेडलाइन ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेट्स अग्रीड अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। और क्लाइमेट जस्टिस क्या था? डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये तो अभी बैकग्राउंड है कि किस अप्रोच से हम COP26 में जा रहे हैं। लेट अस वेट, 1 तारीख को क्या होता है फिर वो हम ऑफिशियली उसको समझेंगे। बट अभी अपना बैकग्राउंड रेडी है, जैसे ही ये इवेंट होगा विल मेक फाइनल दिस डिसीजन, फाइनल कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर इन पर्सन पार्टिसिपेट करेंगे इस मीटिंग को। तो COP26 के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और मिलेंगे पोप फ्रांसिस से भी वेटिकन सिटी में। फर्स्ट इन पर्सन G20 समिट भी होगा सिंस द बिगिनिंग ऑफ पैंडेमिक। सो दिस इज अगेन अ बिग मूव। सो लेट अस सी अब यहाँ पे कैसे वर्कआउट होता है। ओके, सो द important keyword is climate justice. So this is the first news of first page. Second है 97% लोगों को सेरो सर्वे टेस्ट में पता किया कि 97% लोगों में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, एंटीबॉडी। तो दिस इज अगेन वन गुड थिंग कि एंटीबॉडीज है, मतलब कोविड-19 से वो समहाउ प्रोटेक्टेड है। सेरो सर्वे क्या होता है? सेरो सर्वे होता है ब्लड सैंपल कलेक्ट होते हैं फ्रॉम अक्रॉस द सिटी, और उन ब्लड सैंपल को टेस्ट किया जाता है एंटीबॉडी के लिए, एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स में। और इस एंटीबॉडी का लेवल क्या है इससे पता लगता है कि वो पर्सन वायरस से
इन्फेक्ट हुआ, वायरस के कांटेक्ट में आया या नहीं आया। एक्चुअली क्या होता है, जो वायरस होता है ये होते हैं पैथोजेंस। ये पैथोजेंस जैसे ही हमारी बॉडी में आते हैं तो बॉडी को पता लग जाता है कि कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे अंदर आ चुका है, अटैक हुआ है हम पे, तो बॉडी अपने सोल्जर्स बनाने लग जाती है और वो सोल्जर्स होते हैं एंटीबॉडी। तो वायरस का अटैक हुआ, बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करेगी और बनेगा एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी जितनी ज्यादा है मतलब आप पे अटैक हुआ होगा। तो इनडायरेक्टली हम इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं कि कितने % लोग के बीच में एंटीबॉडी लेवल क्या है और अकॉर्डिंगली कितने लोग एक्सपोज हो चुके होंगे दिस वायरस से। तो दिस इज अगेन वन टेस्ट, बिकॉज कल ही हमने पढ़ा था अभिम के साथ साथ हमने ये भी देखा था सर्वेलेंस मैकेनिज्म होना जरूरी है। तो सेरो सर्वे को एक काइंड ऑफ सर्वेलेंस मैकेनिज्म बोल सकते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट है मतलब एंटीबॉडीज हाई है, मतलब पर्सन इन्फेक्ट हुआ होगा एट सम पॉइंट, इम्यूनिटी आ गई है उसमें दिस कोविड वायरस की, तो दिस इज सेरो सर्वे। तो दिस इज देयर। बिफोर दैट जो पहले हमने देखा प्रश्न दिस को COP26 का, इसका एक सवाल भी है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। जैसे हमने बोला ना, हम 242 कितना गीगावाट सोलर और रिन्यूएबल्स जनरेट करेंगे, तो फायदे क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी सनलाइट से जनरेट करने के इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। ये 2020 GS का सवाल है। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। सो पावर इज गॉन। तो पहले तो आप ये बताओ कि बेनिफिट्स क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी सनलाइट से जनरेट करने के। देन बेनिफिट इन कंपैरिजन टू कोल क्राइसिस भी चल रहा है, कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। फिर सोलर एनर्जी स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो 2-4 इनिशिएटिव्स भी बताने, 2-4 5-6 आप कॉन्ट्रास्ट में बेनिफिट्स बताओ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट के ओवर कन्वेंशनल एनर्जी के, एंड राइट इट डाउन। सो दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, हाई यील्डिंग, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेल। ये था सेरो सर्वे। अब है अ क्लियर सिग्नल, सी ये एडिटोरियल है। नेक्स्ट पेज में दिस इज एडिटोरियल है अ क्लियर सिग्नल कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। Even as India and China engage in talks, the current state of tension is likely to continue. तो जो LSE इशू है, गलवान इशू है, मैकमहन लाइन, डोकलाम क्राइसिस भी हुआ था। तो जो चाइना के साथ जो बॉर्डर है हमारी, ये बॉर्डर में अभी जो टेंशन्स हैं वो कम होने के साइंस नहीं दिख रहे हैं। अ क्लियर सिग्नल। बीजिंग इज नो मूड टू क्विकली एंड द 18-month लॉन्ग क्राइसिस अलोंग द LSE। 18 महीने हो गए और बीजिंग इसको सॉल्व नहीं करना चाहता है। रिजोल्यूटली प्रिवेंट, स्टॉप एंड कॉम्बैट इन्वेजन, एनक्रोचमेंट, प्रोवोकेशन एंड अदर एक्ट्स। एक्चुअली LSE में यूनिलेटरली चाइना ने जो स्टेटस को ऑल्टर किया, उसको बैक करने के लिए चाइना में अभी एक नया लॉ आया है। तो इस लॉ पे इंडिया ने ऑब्जेक्शंस उठाए। ये जो लाइन है वो इस लॉ में लिखी है कि चाइनीज की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है उसका लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, वो रिजोल्यूटली प्रिवेंट करेगा, स्टॉप करेगा, कॉम्बैट करेगा इन्वेजन को। इन्वेजन मतलब बाहर से कोई हमारे एरिया में घुस आया है, इन्वेजन, एनक्रोचमेंट, प्रोवोकेशन एंड अदर एक्ट्स। तो ये PLA का लाइन ऑफ एक्शन है, बट ऑलमोस्ट हर आर्मी का, हर डिफेंस फोर्सेस का यही लाइन ऑफ एक्शन है। इफ चाइनीज विल ट्राई टू कम इन अवर टेरिटोरी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम। गार्ड अगेंस्ट द कॉम्बैट, गार्ड करेंगे अगेंस्ट एंड कॉम्बैट करेंगे any act that undermines, note down this keyword, territorial sovereignty and land boundaries। तो इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, हमारी टेरिटोरी में जो इन्वेड करेगा तो वी आर गोइंग टू फाइट, वी आर गोइंग टू गार्ड अवर टेरिटोरी एंड लैंड बाउंड्रीज। तो ये जो लॉ आया है, एक्ट आया है चाइना का, ये क्लियर सिग्नल है कि चाइना इज इन नो हरी टू सॉल्व बॉर्डर इशू। ये जो एक्ट है वो इंडिया और भूटान को टारगेटेड है, बिकॉज आज की डेट में लैंड बॉर्डर इश्यूज इंडिया और भूटान के साथ है। चाइना कंस्ट्रक्ट कर रहा है विलेजेस और फिर बोलता है दिस इज चाइनीज टेरिटोरी। चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, रोड्स बना रहा है, बंकर्स, ऑल वेदर्ड बंकर्स बना रहा है। तो दिस इज अ क्लियर सिग्नल कि चाइना बॉर्डर इशू को अभी इमीडिएट फ्यूचर में सॉल्व करने के मूड में नहीं है। ट्रूप्स का वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो अब इंडिया को भी इस चाइनीज मूव को मैच करना पड़ेगा और
काउंटर करना पड़ेगा, काउंटर डिप्लोमेटिकली भी करना पड़ेगा और मिलिट्री भी हमें प्रिपेयर होना चाहिए. दिस इज अ क्लियर सिग्नल. एक्सपेक्ट द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. अ क्लाइमेट डिविडेंड. क्लाइमेट डिविडेंड मतलब कि क्लाइमेट में अगर क्लाइमेट कंजर्वेशन में हम एफर्ट्स डालेंगे तो हमको उसका फायदा मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा. While a net zero commitment can be avoided, India stands to gain from an energy transition. ये बड़ी अच्छी दिस कोर्स ऑफ एक्शन है जो इंडिया का भी है. हम कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं नेट जीरो का, बट वी विल पुट ऑल दोज एफर्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि क्लाइमेट चेंज हम मिटिगेट कर पाए, अडेप्ट कर पाए, जो क्राइसिस है उसको कम कर पाए. सो दिस इज देयर. और इसके लिए हम एनर्जी ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो पावर इज बैक. सो यहाँ ये लिखा है क्लाइमेट डिविडेंड. तो इंडिया का स्टैंड क्या है? नेशनल डेडलाइन फॉर नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन अनकॉल्ड फॉर है. हम मोस्ट प्रोबेबली इससे अग्री नहीं करेंगे. बट जो ओवरऑल क्लेम है कि हमें ग्लोबल कार्बन बजट को कम करना है, हम उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. दैट इज वाई हमने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए हैं. ग्लोबल टेम्परेचर जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. पेरिस अग्रीमेंट में बात हुई थी, हम इसका रेस्पेक्ट करते हैं. तभी हमने बोला था 420 टू 580 गीगा टन्स ऑफ CO2 जो बजट है, इस बजट में इंडिया जो वर्ल्ड का बजट है इससे ज़्यादा गीगा टन CO2 से ज़्यादा दिस एस्टिमेट है कि इससे ज़्यादा CO2 बाहर नहीं निकलनी चाहिए. तो फिर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, वी आर गोइंग टू हेल्प, कॉन्ट्रीब्यूट इन दैट. बट वो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आना चाहिए दिस एमिशन. इंडिया अगेन रिलाई ऑन इट्स हिस्टोरिकल एनर्जी पॉवर्टी, अंडर डेवलपमेंट, लो पर कैपिटा एमिशन टू कन्विंस द वर्ल्ड कि नेट जीरो टारगेट जो है वो इनकॉन्ग्रुअस है विद द प्रेजेंट रियलिटी. आज के डेट में पुराने हिस्टोरिकल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना है. एनर्जी पॉवर्टी, हम आज एनर्जी इतना कंज्यूम कर रहे हैं. समटाइम्स बैक वी वर नॉट दैट फोर फ्रंट रनर इन एनर्जी कंजम्पशन. तो हिस्टोरिकल एनर्जी पॉवर्टी रही है. हमारा डेवलपमेंट का अब टाइम आया है और पर कैपिटा इंडिया का बहुत कम है, 1/3 है चाइना का. सो दैट इज वाई इन फैक्टर्स को भी काउंट इन करना चाहिए. देन हमने ये भी बोला कि वल्नरेबल नेशंस हैं, जैसे बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, समुद्र के आइलैंड्स हैं पैसिफिक, वो डूब जाएंगे अगर क्लाइमेट चेंज के कारण दिस ग्लेशियर्स मेल्ट हुए और सी लेवल राइज हुआ तो. सो वी अंडरस्टैंड अलार्मिंग लॉसेस होंगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी होंगे. वर्ल्ड आइडेंटिफाई करे ग्रीन ग्रोथ पाथवेज को, फ्यूचर सस्टेनेबल करें, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करें, स्मार्ट रिकवरी करें कोविड-19 से, रिन्यूएबल को एम्ब्रेस करें. जो लॉक इन इफेक्ट्स है फॉसिल फ्यूल का, डिपेंडेंस, एनर्जी जनरेशन, बिल्डिंग, मोबिलिटी. द पॉइंट इज कि नेट जीरो में कमिटमेंट नहीं भी करें, पर ये जो चीजें हैं ये रियलिटी है. क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी. तो इंडिया को अकॉर्डिंगली इसमें वॉलंटरली पार्टिसिपेट करना चाहिए. दूसरी बात है जो 100 बिलियन पर ईयर का ग्रीन क्लाइमेट फंड है, एनर्जी फंड है, जो डेवलप्ड कंट्रीज एक फंड बना रही है मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन क्लाइमेट चेंज के लिए. वो फंड भी रियलाइज कराना जरूरी है. मल्टी सेक्टोरल एनर्जी ट्रांजिशन होना जरूरी है. दैट इज वाई आप देखो पिछले कुछ टाइम से फॉसिल फ्यूल को डिस्करेज किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप देखो सब्सिडी भी माफ हो जाती है, डिस्काउंट्स भी ज्यादा मिल रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वी वांट दिस ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में. तो इससे क्या होगा, ओवरऑल हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है वो भी कम होगा, फिस्कल डेफिसिट में भी हेल्प होगा. ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन. द आर्ग्यूमेंट इज कि वी अग्री कि climate change is there, but at the same time we should use this crisis as an opportunity and make this transition to e-vehicles, energy transition from fossil to renewables like solar, international solar alliance. तो हम बट्रेस कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर अ मीडियम टर्म विंडो टू टेपर डाउन कार्बन एमिशन. कार्बन एमिशन कम करना है, अग्री, बट कमिटमेंट के साथ नहीं, बुलिंग के साथ नहीं. सीवियर फ्लड्स, ड्रॉट्स, फ्रिक्वेंट स्टॉर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी कॉस्ट है इकोनॉमी के लिए. उड़ीसा इतना डेवलप क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज नेचुरल डिजास्टर्स इतने आते हैं. हिमालयन स्टेट्स इतना डेवलप क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज नेचुरल डिजास्टर्स. सो फ्लड्स, ड्रॉट्स, स्टॉर्म्स,
ये इरोड करता है एसेट्स ऑफ सिटीजन। गवर्नमेंट्स ऑफ द फ्यूचर विल हैव टू पे फॉर लैक ऑफ फोरसाइट टुडे। तो फोरसाइट क्या होता है? भविष्य, जो आने वाला है आप उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। तो फोरसाइट होना जरूरी है गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटर्स में। फोरसाइट ये बोलती है कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। अगर क्लाइमेट चेंज को हम मिटिगेट नहीं करेंगे, अडेप्ट नहीं करेंगे, रिजाइलेंट इंफ्रा डेवलप नहीं करेंगे, तो इन दी एंड जितने पैसे हम बचा रहे हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे फालतू में खर्च हो जाएंगे। सो दैट इज वाई क्लाइमेट डिविडेंड. So if severe floods, droughts and more frequent storms erode the assets of citizens, government of the future will have to pay for lack of foresight today. Try to critically analyze. तो इसमें आप पहले ये बताओ कि floods, droughts, frequent storms क्यों आ रहे हैं। जहां critically analyze किया है, मतलब आपको इसमें प्रोज भी बताने हैं, साथ ही साथ कॉन्स भी बताने हैं कि क्या कमियां हैं, तो हम इसको कैसे असेस करें। प्लस आपको एक कंक्लूजन भी ड्रॉ करना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज कि ये सिवियरिटी कितनी है इस थ्रेट की, और इस थ्रेट को समझने के लिए और ओवरकम करने के लिए फोरसाइट क्या रिक्वायर्ड है, और इससे रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स भी आप लिख सकते हो। सो ट्राई टू आंसर। द पेरिल्स ऑफ आइडियोलॉजिकल सर्टिट्यूड, ये आर्टिकल लिखा है अंसारी साहब ने, और यहाँ जो बताया है कि जो आइडियोलॉजिकल सर्टिट्यूड होता है वो कुछ डैमेज तो नहीं कर रहा है, प्लस आइडियोलॉजी जो होती है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व भी होनी चाहिए। सो द पॉइंट इज, व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी मतलब आपका ये मानना है, आपकी ये लाइन ऑफ थॉट्स है। एन आइडियोलॉजी इज अंडरस्टूड टू मीन अ सिस्टम ऑफ आइडियाज। आप इन आइडियाज पे बिलीव करते हो, that aspires to explain the world and at times change it. So this is their ideology. जैसे इंडियन आइडियोलॉजी अलग होती है, यूएसए की आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी, अरब की आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी। सो दीज आर आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजीज रीजन बेस्ड भी होती है, रिलीजन बेस्ड भी हो सकती है, प्लेसेस एज बेस्ड भी हो सकती है। देर आर सो मेनी आइडियोलॉजीज, और ऐसा नहीं है कि देर कुड बी ओनली वन करेक्ट आइडियोलॉजी, ये करेक्ट है तो अदर रॉन्ग हो जाएगा। नो, मल्टीपल बिलीफ सिस्टम होते हैं। एक्चुअली ये जितनी भी इवोल्यूशन हुआ है ना, इन सब का अगेन जो रूट कॉज है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। एवरीथिंग जो हमारी चॉइसेस, हमारी बिलीफ सिस्टम, हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारी थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी अलग है, अरब की अलग है, यूएसए की अलग है, यूरोप की अलग है। ज्योग्राफी बदलती है, आइडियोलॉजी भी बदलती है। तो एक फैक्टर तो ज्योग्राफी, और दूसरा फैक्टर होता है टाइम। टाइम टू टाइम आइडियोलॉजी को चेंज भी होना पड़ता है, टाइम टू टाइम जो बिलीफ सिस्टम है उसमें इवोल्यूशन भी आना पड़ता है, मैच्योरिटी भी आनी पड़ती है। सो आइडियोलॉजी इज दिस, जस्टिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस, और जस्टिस होना चाहिए। अब जैसे रूल्स है, लॉज है, कल्चर है, प्रेफरेंसेस हैं, ये चेंज होते हैं विद टाइम, और इनमें इवोल्यूशन होना भी जरूरी है। कोर ह्यूमन वैल्यूज हैं, ये कांस्टेंट होनी चाहिए। कोर ह्यूमन वैल्यूज, दीज आर कांस्टेंट, और इन सब पे हमें फोकस करना चाहिए बजाय दिस आइडियोलॉजिकल सर्टिट्यूड में। तो ओवरऑल एक जनरल कमेंट्री दिया है कि आइडियोलॉजी या फिर रेडिकलिज्म, दीज थिंग्स शुड नॉट बी एनकरेज्ड। व्हाट वी शुड फोकस ऑन, वी शुड फोकस ऑन कोर ह्यूमन वैल्यूज। हर रीजन में, हर रिलीजन में, हर प्लेस में, हर एज में, एवरीवेयर जो ह्यूमन वैल्यूज है ना वो सेम होती है, मोर और लेस सब एक जैसी होती। तो वी शुड फोकस ऑन दीज थिंग्स। गेटिंग द फोकस बैक ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये भी बड़ा अच्छा आर्टिकल है, और इसमें ये बताया है कि शुरुआत अच्छी रखना क्यों ज़रूरी है। कई बार आप देखो कि आपकी अगेन जो आइडियोलॉजी है, या फिर आपके सोचने का तरीका है, या फिर आपकी इमोशनल मेंटल ग्रोथ हो पाई या नहीं हो पाई, इसमें बहुत कुछ इम्पैक्ट होता है अर्ली चाइल्डहुड का। बचपन की कुछ बातें होती है वो सेटल हो जाती है। तो द पॉइंट इज कि वो जो फाउंडेशन बचपन में बनी वो स्ट्रांग बने। अर्ली चाइल्डहुड, इसमें होम एनवायरनमेंट बहुत महत्व रखता है। सिमुलेशन चिल्ड्रन रिसीव विद इन द हाउस होल्ड कैन बी इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स। कई बार एडल्ट हो जाते हैं हम, है ना, बड़े हो जाते हैं 18+, बट जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमने लर्निंग सीखा, जो बिलीफ सिस्टम देखा बचपन में हम देखते थे, वो चीज़ें आगे भी हमारे साथ कैरी करती है, हमारी एडल्ट लाइफ में भी, हमारे थ्रू आउट लाइफ इनफैक्ट। तो द पॉइंट इज दिस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कुछ फैमिलीज में अभी देखा गया एक सर्वे में, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है,
तो वो सोचते हैं जो बड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, छोटे बच्चों की पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट उनकी स्टडी, उनका एजुकेशन इज एज इम्पोर्टेंट एज दिस एल्डर चिल्ड्रन। इसको भी प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है बिकॉज इट सेट्स द फाउंडेशन। होम एनवायरनमेंट हेल्दी रखना ज़रूरी है। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ फैमिलीज होती है, या से अगर पेरेंट्स टीचर्स हैं तो यूजुअली बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर का माहौल पढ़ने लिखने वाला मिल रहा है, होम एनवायरनमेंट। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, होम एनवायरनमेंट हेल्दी हो, फ्रूटफुल हो, बैक करें, कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तो जो वो एडल्ट बने वो एक कॉन्फिडेंट एडल्ट में कन्वर्ट हो, कॉन्फिडेंट एडल्ट में ग्रो करे। तो होम एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंटल असिस्टेंस होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक सेटअप भी एक चीज होती है। माइंडसेट कैसा डेवलप हो रहा है, राइट माइंडसेट। जो चिल्ड्रन होता है वो तो गीली मिट्टी होता है, उसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर दो। वो जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं दिस सर्कमस्टेंसेस, एटमॉस्फेयर क्या मिला, सोशियो इकोनॉमिक सेटअप क्या मिला, जिसने उसको फिर शेप किया दिस प्रेजेंट एडल्ट में। तो राइट माइंडसेट जरूरी है। एंगेजमेंट करें, एनकरेज करें, टॉक्स करें। जैसे कल हमने संवाद पूछा था, संवाद आया था एक दिल्ली गवर्नमेंट का संवाद, कि ट्राई टू टॉक, एनकरेज, एंगेज। लर्निंग को कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव बनाए। ये जो अननेसेसरी हम प्रेशराइज करते हैं कि एग्जाम्स, 10th 12th एग्जाम्स तो हमने लाइक लाइफ डिसाइडिंग बना दिए, तो ये अननेसेसरी जो मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा है, रैट रेस है, इससे लर्निंग डिस्टर्ब होती है। इसको कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव बनाना चाहिए। पोवर्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर कराना जरूरी है। ये अगर असली विलन है ना, तो ये है, एक तो गरीबी और दूसरा फूड इनसिक्योरिटी। वी नीड टू फाइट दीज डेमन्स, पोवर्टी एंड फूड इनसिक्योरिटी। और इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज टीचर डायरेक्टली डील करता है स्टूडेंट से, तो टीचर की सुननी चाहिए मैनेजमेंट को, टीचर्स एक्सपीरियंस। While teachers should remain at the center of this effort, we must also make sure that they are not further overburdened. जैसे हम देखते हैं ना, टीचर्स का पढ़ाने को छोड़ के बाकी सारे काम करने पड़ते हैं, कभी चुनाव ड्यूटी, कभी सेंसस, कभी दिस, कभी दैट, तो वो ओवरबर्डन हो जाएंगे और फिर टीचिंग कॉम्प्रोमाइज होती है। वी नीड टू प्रोवाइड them adequate resources and institutional support as well. तो जनरल टॉक्स है यहाँ पे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। दिस इज एज इंपॉर्टेंट एज एनी अदर हायर एजुकेशन। तो दिस इज देयर, फोकस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे। देन शुड NDPS एक्ट बने, ग्लासगो क्लाइमेट टेस्ट है। अब इसमें ये बताया गया है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ग्लासगो क्लाइमेट टेस्ट। स्टेक पे क्या लगा है, वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं क्लाइमेट चेंज के, जैसे टेम्परेचर एवरीवेयर रीचिंग न्यू हाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस हो रहे हैं, ओशियन वार्म हो रहा है, एसिडिफाई हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट इज देयर। देन टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है, प्लैनेट के डेड जोन्स है, ह्यूमैनिटी का लॉस भी हो सकता है। ये सब बातें ने कही है लैंसेट रिपोर्ट ने। क्लाइमेट चेंज एज द डिफाइनिंग नैरेटिव ऑफ ह्यूमन हेल्थ। इन द ईयर्स टू कम क्राइसिस डिफाइंड बाय वाइड स्प्रेड हंगर होगा। अगर एग्रीकल्चर पिट जाएगा तो हंगर होगा। रेस्पिरेटरी इलनेस, अभी कोविड देखा, डेडली डिजास्टर, साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, इन्फेक्शियस डिसीज का आउटब्रेक है। तो लैंसेट रिपोर्ट बोलती है कि ये सब क्यों है, ओनली बिकॉज क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट कंजर्वेशन करना, दैट इज वाई इतना इंपॉर्टेंट है। उससे हमको डिविडेंड मिलेगा, जो पहले देखा हमने, क्लाइमेट डिविडेंड। तो हम डीकार्बोनाइज करें, फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज वगैरह को चेक करें, पॉल्यूशन चेक करें। एवरीवन हैज अ रोल टू प्ले। और जो यंग पीपल है उनको सवाल पूछना चाहिए, एंड यंग पीपल नीड टू कीप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। तो डिमांड करें एक्शन फ्रॉम देयर लीडर्स एंड कीपिंग देम अकाउंटेबल। तो दिस इज अगेन एन एक्सेलेंट टेक। कंसेंसस बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज चेंज जो होता है ना, वो कंसेंसस से ही आता है। फोर्स्ड वे में आप कुछ नहीं करा सकते। आप अगर कंसेंसस डेवलप करोगे तो अब काम इजी होता है। लीडरशिप में भी आपको वर्क कराना है तो कंसेंसस होना जरूरी है। कंसेंट इज इंपॉर्टेंट। फोर्स्ड या फिर थ्रेट, ये ज्यादा टाइम तक वर्क नहीं चलता है, नहीं होता है इनसे काम। सो ग्लासगो क्लाइमेट टेस्ट, और वही जैसे यूएस वगैरह अगर बुली करते हैं तो वो गलत है। कंसेंसस होना जरूरी है क्लाइमेट टेस्ट में। कश्मीर on the boil again, not at all good. Center releases final tranche of GST
लोन्स, जीएसटी के जो थे लोन्स वगैरह सेंटर रिलीज कर रहा है। मिस्टर विनोद राय अपोलोजाइज टू संजय निरूपन। अब ये जो केस है ना, इसका भी आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर, 2014 का टाइम है, 13-14, जब ये केस आया था 2G का, कोल स्पेक्ट्रम का, और उस टाइम के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे मिस्टर विनोद राय। तो बात ये था कि कैग की जो रिपोर्ट्स आती है वो बताती है कि रेवेन्यू फोरगॉन कितना हुआ, ये डिसीजन ऐसे होता तो इतने पैसे बच जाते, तो ऐसे करके एक नंबर आया था कि इतने करोड़ का नुकसान हुआ, लाइक दैट। बट बाद में ये पता चला कि वो एग्जैजरेटेड फिगर्स हो सकते हैं, या अपॉर्चुनिटी थी, नहीं हुआ। अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये करते तो ऐसा होता वैसा होता, बट डिसीजन तो उसी टाइम पे लिए जाते हैं, उस टाइम की अंडरस्टैंडिंग एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग। मेलाफाइड और बोनाफाइड डिसीजंस, रॉन्ग डूइंग्स में भी डिफरेंस होता है। तो सिविल सर्वेंट्स को अगर उनसे बोनाफाइड मिस्टेक हुई, उनको पता नहीं है, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस नहीं थे कि ये डिसीजन लेना है। जैसे कोविड-19 आया, किसी ने थोड़ी सोचा था ये इतना 1-2 साल तक खिंचेगा, ये लॉसेस होंगे। तो ये बोनाफाइड एरर्स हुई, बोनाफाइड। तो बोनाफाइड एरर में पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, स्पेशली ब्यूरोक्रेसी का, अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी वर्क करना बंद कर देती है। तो ये तो एक बात है। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, टॉप पोस्ट पे होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, अननेसेसरी लाइमलाइट सीख करना या फिर अननेसेसरी बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली बनना, यूजुअली इन सब चीजों को भी एनकरेज नहीं किया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो एक लो प्रोफाइल मेंटेन रखें, खुद के बजाय इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाएं। इफ यू आर एन आईएएस, instead of instead of this pushing yourself as a brand ahead, you should push this institution ahead of you. Institution comes first. ये कुछ बहुत सारी अभी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी हमने देखे। तो द पॉइंट इज, आफ्टर ऑल दीज इयर्स की ये आया है कि अलिगेशंस जो थे वो रॉन्ग थे, बट द डैमेज इज डन। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग, दैट इज वाई अलिगेशंस लगाने से पहले यू शुड बी वेरी वेरी थॉरो, अदरवाइज these such type of things happen. कि यूएस लॉ मेकर्स बैट फॉर काटसा सैंक्शंस वेवर। काटसा क्या होता है? काटसा है दिस काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। यूएसए सैंक्शंस लगा सकता है इंडिया पे अगर हम रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे। अब इसमें एक वेवर का भी ऑप्शन है जो यूएस का प्रेसिडेंट ले सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया को वेवर मिल जाएगा। यूएस लॉ मेकर बोल रहे हैं काटसा सैंक्शन से वेवर मिले इंडिया को, बिकॉज इंडिया इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशनल अग्रीमेंट किए हैं हमने यूएसए के साथ, इंपॉर्टेंट अलाई है, तो इंडिया को सैंक्शन से वेवर मिलना चाहिए। ये S-400 मिसाइल सिस्टम है, कुछ ही दिन पहले हमने इस पे डिटेल पे एक नोट देखा था, S-400 मिसाइल सिस्टम। तो लेट अस सी, अभी इसकी डिलीवरी होने वाली है। एयरफोर्स चीफ ने कहा था टाइम पे डिलीवरी होगी, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। पेगासस जो सॉफ्टवेयर है वो केवल गवर्नमेंट को सेल किया था, ये इजराइल की कंपनी बोल रही है। देन चाइना ने रिजेक्ट कर दिए कंसर्न्स ओवर बॉर्डर लॉ, इंडिया के कंसर्न्स रिजेक्ट कर दिए। देन दिस इज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड टॉक्स टू रिज्यूम बाय दिसंबर। लेट अस सी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ऑल्टरनेटिव भी हम ढूंढ रहे हैं चाइना को काउंटर करने का। यूरोपियन यूनियन के साथ एक्सेलेंट ट्रेड पोटेंशियल है। बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट BTIA, देखते हैं दिसंबर में ये रिज्यूम होगा। देन दिस इज इंटरव्यू एनवायरनमेंट मिनिस्टर के साथ कि वी विल डिस्कस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस एट COP26। टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, बाकी कुछ हाइलाइट्स भी हैं कि पिछले कुछ सालों में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बढ़ा है, 14 टाइगर रिजर्व्स आ गए हैं, रामसर कन्वेंशंस भी बढ़ी है, 10 बीचेस को ब्लू फ्लैग एक्रेडिटेशन मिला है। अभी 2 लेटेस्ट एडिशन है, पहले 8 थे अब 10 हो गए, ब्लू फ्लैग एक्रेडिटेशन। तो दीज आर द थिंग्स जो यहाँ पे वर्कआउट हुई है। ओके, सो ये इंटरव्यू में ये सारी चीजें बताई है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अभी कुछ दिन पहले पढ़ा, फॉरेस्ट की डेफिनेशन चेंज हो रहा है, थोड़ा ट्विक्स, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं सिक्योरिटी के, बॉर्डर के या फिर हाईवे अथॉरिटी के, इनको इजी परमिशन भी मिल पाए। बट एनवायरनमेंट का भी कंसर्न यहाँ पे एड्रेस किया है, विच इज गुड। ये नाम याद रखना है, ये है परिवेश पोर्टल। व्हाट इज परिवेश? ये अलाउ करेगा फाइल्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस टू बी ट्रैक्ड।
अक्सर क्या होता है, रोड बनानी है, इसका क्लियरेंस लेने में सालों लग जाते हैं। तो ये परिवेश पोर्टल ऐसा कोई एक मैकेनिज्म है कि फाइल्स जो मूव हो रही है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ऑफिसेस, इसमें जल्दी हो, स्पीड से हो, इसको ट्रैक कर पाए। तो इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। गुड, टेक्नोलॉजी का यूजेज है। प्लस ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं वो भी एड्रेस हम कर रहे हैं। हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बनाया हमने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इंटरनेशनल डिजास्टर रिजाइलेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएसए और इंटरनेशनल डिजास्टर रिजाइलेंस। तो इंडिया इसमें अग्रणी है, इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिया है। इलेक्ट्रिक और गीगावाट सोलर एनर्जी रिन्यूएबल्स के भी हम टारगेट्स फुलफिल कर रहे हैं। ये पूरी इन्होंने हाईलाइट किया है कि हमने एनवायरनमेंट फ्रंट पे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। बस ये है कि इसको फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। COP26 में नेट जीरो की एक डेडलाइन फोर्स नहीं होनी चाहिए, एंड वी नीड टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस, सो दिस इज देयर। देन दिस इज आई ऑन अफगानिस्तान। चाइना बिल्ड कर रहा है मिलिट्री बेस इन ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में मिलिट्री बेस चाइना बना रहा है। यूएस विल स्टैंड इन डिफेंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। बाइडेन ने प्रपोज किया 1.85 ट्रिलियन सोलर सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट प्लान। बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर। देन यूएस ट्रूप प्रेजेंस इन ताइवान। दिस इज अगेन वन बिग डेवलपमेंट। क्लैशेस होते हैं अगर चाइना और ताइवान के, और यूएसए ताइवान के बैकिंग में खड़ा हो जाता है, फिर देखना होगा क्या होगा। फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया, अब एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई है कंपनी जिसका नाम है मेटा। जैसे पहले गूगल था, फिर गूगल की पेरेंट कंपनी बन गई अल्फाबेट, तो ऐसे ही फेसबुक है, इसकी पेरेंट कंपनी बन गई मेटा। अब मेटा के अंदर फेसबुक होगा, व्हाट्सएप होगा, एंड इंस्टाग्राम होगा, ऑक्लस होगा, ये सारी चीजें होंगी। और अब ये नेक्स्ट दिस बिग थिंग की तरफ जाएंगे, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली कल आपने पढ़ा था वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, 5G आ रहा है, मेटावर्स क्रिएट करने की कोशिश होगी। लेट अस सी। यूएस रिटर्न्स 250 एंटिक्विटीज टू इंडिया। म्यांमार मिलिट्री इज टॉर्चरिंग दिस प्रोब होना चाहिए। सेंसेक्स स्लम्प हुआ 1.9%। सेंटिमेंट्स, बिकॉज सेंसेक्स सेंटिमेंट्स पे चलता है, एनालिस्ट फ्लैग किया है और एक और डिप आने वाला है। रुपी बॉन्ड गेन ऑन ग्लोबल ऑयल प्राइस डिक्लाइन। नाउ सी, रुपी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथन हुए बिकॉज ग्लोबल क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुई। काम इन्वेस्टर वरीज ओवर सस्टेन्ड इंपोर्टेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। हम क्या करते हैं, 80% जो ऑयल है वो हम इंपोर्ट कराते हैं, आयात कराते हैं। कहाँ से? गल्फ कंट्रीज वगैरह। 80% ऑयल, और ये जो ऑयल अगर अपन बाहर से खरीद रहे हैं तो पैसे देने पड़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हम पे एक अननेसेसरी बर्डन आ जाता है हमारी इकोनॉमी पे। जो चीज हमने खरीदी, अब ऑयल की प्राइस $85 हो गई तो महंगा खरीदना पड़ेगा हमें, तो वो फिर ट्रिकल हो जाएगा हमारी इकोनॉमी में और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स दिखेंगे। इससे कंज्यूमर्स के सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। पहले आपको पेट्रोल तो अब भी 1 लीटर ही लगेगा ऑफिस जाना है, बट वो अब 100 रुपए में नहीं आ रहा है, अब उसके लिए 110 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो आपका बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो कंज्यूमर्स देन हर्ट, कंज्यूमर्स को भी हर्ट करता है और इकोनॉमी को भी हर्ट करता है। वाइडन करता है कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट भी। तो दैट इज वाई ऑयल पे डिपेंडेंसी कम करना है और ऑयल की सप्लाई बढ़ाए। ओपेक कंट्रीज हैं, ओईसीडीज भी प्रेशर डाल रहे हैं, ऑयल की सप्लाई बढ़ाए। सप्लाई बढ़ेगी बिकॉज डिमांड अचानक बढ़ गई है अनलॉक के कारण, तभी इसमें मिसमैच दूर होगा और स्टेबलाइज होगी ऑयल की प्राइसेस। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है, बट फिलहाल के लिए कुछ साइंस यहाँ पे दिस ईजन हो रहा है। कोल का इंपोर्ट है बाय पावर यूनिट स्लाइड टू 7 ईयर लो। तो कोल का जो इंपोर्ट है वो भी कम करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? बिकॉज कोल का प्राइस बढ़ गया इंटरनेशनल मार्केट में। क्यों बढ़ गया? बिकॉज डिमांड ज्यादा आ गई। डिमांड आ गई स्पेशली यूरोपियन यूनियन से, वो गैस के बजाय वापस कोल बेस्ड प्लांट को एक्टिवेट कर रहा है। तो कोल सारा सप्लाई रीरूट हो गया यूरोपियन यूनियन में, प्राइस बढ़ गई। पैसे तो हमारे पास लिमिटेड है, तो अब हम कम कोयला खरीदेंगे। पैसे तो हमारे पास 100 रुपए ही थे, पहले हम 1 लीटर पेट्रोल खरीदते थे, अब 100 रुपए में 1 लीटर नहीं आ रहा है, पैसे तो 100 ही है, तो अब अपन 0.8 लीटर खरीदेंगे। तो यही चीज हो रही है कोल में। पैसे, कोल की कीमत बढ़ गई तो हमने खरीदना कम कर दिया, खरीदना कम कर दिया, तो इसके कारण शॉर्टेज हो गया, क्राइसिस हो गया कोल का। कोल के लिए भी बात है कि एक बफर स्टॉक होना चाहिए जहां कोल को हम स्टोर कर पाए फॉर सम टाइम। लेट अस सी यहाँ क्या होता है। बिकॉज कोल जो है ना, कोल क्राइसिस का भी एक वीडियो वी प्रिपेयर्ड कि इंडिया में जो मेजर
इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो बाय दिस थर्मल है। और थर्मल मतलब कोल का सप्लाई अगर थर्मल में हो जाएगा जो ऑलरेडी लिमिटेड है, तो इससे बाकी इंडस्ट्रीज जैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कल देखा, और जो दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज है, यहाँ कोल का शॉर्टेज होने लग गया, बिकॉज वॉट एवर लिमिटेड कोल वी आर गेटिंग वी आर री रूटिंग इट टू दिस थर्मल पावर प्लांट्स। कोल इम्पोर्ट बाय पावर यूनिट स्लाइड टू 7 ईयर लो, और ये महंगा भी हो गया है तो हमको कम खरीदने में आ रहा है। शुगर एस्टिमेट दिस 305 लाख टन का है, एंड दिस इज स्पोर्ट्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। अब इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं, पेगासस दिस, तो इजराइल एनवॉय ने कहा कि ये इंटरनल मैटर है इंडिया का, इजराइल इसमें कमेंट नहीं देगा। मिस्टर विनोद राय एक्स कैग, कैग किस आर्टिकल में लिखा है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, आर्टिकल्स का नाम बताइए। देन दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, स्टॉक्स अवेलेबल रहे फोर्टिफाइड राइस के, फोर्टिफाइड राइस। देन ये है कोंकण शक्ति 21, बाइलेटरल है इंडिया और यूके का, और ट्राई सर्विस है, मतलब आर्मी एयरफोर्स नेवी, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड यूके का। तो ये दिस हुआ कोंकण शक्ति। 4 डे की एक्सरसाइज हुआ, अरेबियन सी में हुआ, वर्क किया कोहेजन, इंटरऑपरेबिलिटी, मल्टी सर्विस कॉम्बैट ड्रिल, एयर सरफेस सब सरफेस इक्विपमेंट्स वगैरह टेस्ट किए, ड्रिल्स किया। तो दिस इज दिस एक्सरसाइज, इंडिया यूके ट्राई सर्विस एक्सरसाइज एंड्स। देन ये है आईसीबीएम, आईसीबीएम कैंडिडेट। आईसीबीएम क्या होता है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है वो प्रोजेक्टाइल की तरह काम करेगी। इंटर कॉन्टिनेंट मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट हम फायर कर सकते हैं। इंडिया से बैठे बैठे हम अफ्रीका फायर कर सकते हैं, यूरोप फायर कर सकते हैं। तो ये हो गई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वैसे ही अराउंड 5000 किलोमीटर का रेंज हो जाता है तो उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बोल देते हैं। अभी जो टेस्टिंग चल रही है वो टेस्टिंग चल रही है हमारी दिस अग्नि 5 की, अग्नि 5, अग्नि 5, अग्नि 5 की रेंज है 5000 किलोमीटर। वैसे ये ज़्यादा होगी, यूजुअली हम कम करके बताते हैं 5000 किलोमीटर। तो ये है इंडिया का इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वॉरफेयर में ना अपनी ताकत फुल नहीं दिखाई जाती है, कैपेसिटी फुल्ली नहीं दिखाई जाती है, जितनी ज़रूरत हो उतनी दिखाई जाती है। शो ऑफ कभी नहीं किया जाता है, और शो ऑफ किया जाता है तो उसका पर्पस होता है लाइक डिटर करना या थ्रेटन करना। बट यूजुअली जो हमारी कैपेसिटी है ना वो हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं बताते हैं। जैसे अग्नि 5 मोस्ट प्रोबेबली ये 8000 रेंज की होगी, बट हम इसको 5000 लाइक डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो आईसीबीएम हैव अ रेंज ऑफ दिस 5500। देन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ये एक रेंज डिसाइड कर दिया, जो इससे ज़्यादा है वो आईसीबीएम बन जाता है, बिकॉज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट फायर हो पाएगा। अब ये तो एक मिसाइल है, मिसाइल तो एक कैरियर होता है। अब इसमें आप कुछ भी लगा दो, बॉम्ब्स लगाना है, वॉर हेड्स कुछ भी लगाओ, इवन न्यूक्लियर पेलोड्स भी लगा सकते हैं। तो मिसाइल इज जस्ट अबाउट डिलीवरी, कि कहाँ जाके आपको वो पेलोड वॉर हेड डिलीवर करना है। और ये डिलीवर करने की जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है वो है बैलिस्टिक, प्रोजेक्टाइल की तरह चलती है। हाइपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है। चाइना ने कुछ ही दिन पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया था, रॉकेट गया एटमॉस्फेयर में, फिर वो हिट किया। तो आईसीबीएम एल्टीट्यूड लोअर देन एन आईसीबीएम पे चाइना ने अभी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया था। व्हीकल में मैन्यूवरेबिलिटी थी, डायरेक्शन चेंज, स्पीड, ट्रेजेक्ट्री, ये सब एनहेंस्ड टर्मिनोलॉजीज हैं मिसाइल अटैक सिस्टम में। हमें इसका बस एक रफ आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, दैट्स व्हाट। बिकॉज ये चीज़ भी ना, कीवर्ड्स जो है ना, जार्गन्स हैं ये डिफेंस के, चेंज होते रहते हैं। अग्नि 5 जो है ये कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। अब इसका मतलब ये कैनिस्टर में आप स्टोर कर सकते हो, ट्रक से लेके कहीं पे भी सप्लाई कर दोगे। इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम रोड, रेल, प्लेटफॉर्म। इसको डिप्लॉय इजीली कर सकते हैं, लॉन्च क्विकली कर सकते हैं। कैनिस्टराइज का मतलब है मिसाइल स्टोर लॉन्च किया है, एक एनकैप्सुलेटेड सिस्टम है, इस टाइप का एक कैनिस्टर बना हुआ है, उसके अंदर मिसाइल है, एनकैप्सुलेटेड सिस्टम। तो ये एनकैप्सुलेटेड सिस्टम उसको हार्श क्लाइमेट कंडीशन से भी बचाएगा, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। तो अग्नि 5 कैनिस्टराइज्ड है, और अभी अग्नि 5 का एक टेस्ट हुआ, इंडियाज दिस। सो लेट अस सी इधर क्या होता है। आर्म रेस तो हम ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, चाइना का थ्रेट भी बना हुआ है, एक रियलिटी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया का दिस मिसाइल सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। लेट अस सी।
ये मुल्ला पेरियार डैम है। पिछले 3-4 दिनों से अब इस बारे में हमने बात किया, बेसिक्स देख लिया। कोर्ट का जो डिसीजन था वो ये है कि 139.5 फीट की हाइट मेंटेन रखें क्योंकि ये सेफ हाइट है। केरला को एक्चुअली थ्रेट ये होता है, डैम की हाइट बढ़ाएंगे तो डैम टूटने का डर है, और जो केरला है वो डाउन स्ट्रीम ऑफ डैम पे है, तो डैम टूटेगा तो केरला को डैमेज होगा। और डैम का ऑपरेशन तमिलनाडु करता है, और तमिलनाडु के जो 5 सदर्न जिले हैं उनको पानी चाहिए, तो तमिलनाडु बोलता है डैम की हाइट बढ़ाओ, केरला बोलता है डैम की हाइट कम करो। इसी बात की लड़ाई है। ये डैम है पेरियार रिवर पे, केरला आफ्टर ओरिजिनेटिंग इन तमिलनाडु। तो पेरियार रिवर ऐसे आ रही है और यहाँ पे ये डैम है। तो दिस इज दिस डैम। अब जो डिस्प्यूट हुआ वो हुआ हाइट के ऊपर, और जो इसका ऑपरेशन है वो तमिलनाडु के पास है। कैसे? 1886 में महाराजा ऑफ ट्रावनकोर थे, उन्होंने पेरियार लीज डीड साइन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, और बोला कि पेरियार वाटर यूजलेस है ट्रावनकोर मतलब पुराना वाला केरला। तो इनको लगा ये पानी हमारे लिए यूजफुल है नहीं, और तमिलनाडु में बड़ा सूखा पड़ा हुआ है, तो तमिलनाडु को इस पानी को सप्लाई कर दो, डाइवर्ट कर दो वाटर इन अरिड रीजन्स ऑफ तमिलनाडु। बट ये बात है 1886 की, 100 साल बाद। इसमें अब रिक्वायरमेंट केरला की भी चेंज होने लग गई, और फिर ये डिस्प्यूट्स आ गए। तो ये 95 में साइन हुआ था, मद्रास कोर्ट वगैरह, हाइडल। तब से ये बात यही चल रही है कि इस डैम पुराना भी हो गया है, इसकी हाइट बढ़ाएंगे तो नीचे डाउन स्ट्रीम में डैमेज हो सकता है। ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, इदुक्की है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व है, मैं यहाँ गया हूँ, मुल्ला पेरियार डैम है, एंड दिस इज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो दिस इज तमिलनाडु एंड केरला, मुल्ला पेरियार डैम फिलहाल के लिए 139.5 फीट ही हाइट रहेगा। द न्यू इकोनॉमिक स्क्रैबल है, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट पॉलिसी इंटरवेंशन, स्टार्टअप्स काफी बड़े हैं इंडिया में। मिसिंग द शॉट वैक्सीन रेजिमेंट है। अभी डोर टू डोर कैंपेन भी स्टार्ट होने वाला है, डोर टू डोर कैंपेन, हर घर जाके सेकेंड डोज की बात की जाएगी। देन ब्रेड, एंड दिस इज शेयरिंग द ग्रीन बर्डन, नेट जीरो क्यों जरूरी है। अपना आर्ग्यूमेंट्स रिपीटेटिव होंगे बहुत ज्यादा, तो हम फर्स्ट को ही वेट करते हैं, 1 नवंबर क्या होता है ग्लासगो मीट में, तब हम डिटेल में जाएंगे। मॉस्को लॉकडाउन, नो सी दिस इज नॉट गुड, लॉकडाउन फिर बढ़ रहा है, यूरोप में भी केसेस बढ़ रहे हैं, केयरफुल। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, दिसंबर आते आते केसेस बहुत कम हो गए, बट फिर फेब मार्च में फिर केसेस बढ़े, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। सी हिस्टोरिक फ्रेमवर्क है। देन एशियान, जर्मनी में बहुत ज्यादा केस लोड्स आ रहे हैं कोविड के। एशियान ने अपग्रेड किया टाइज विद चाइना, सूडान में कू चल रहा है, GST shortfall. This is Meta. This is new company Meta, rebranding of Facebook. Then this is COVID recovery. Most sectors on way to reach pre-COVID level. Agriculture, manufacturing, service, economy वापस rebound हो रहा है. This is the truth. Tata Motors अब commercial vehicle भी लाएगा, electric vehicles. Gold demand भी rebound हो रही है. अजीम प्रेमजी believes in philanthropy. Philanthropist है. retains top giver rank in financial year 21 में। excellent. So this is Indian Express. अब हम क्विकली देखते हैं इमोशनल क्वोशेंट क्या है। आप इंटेलिजेंट तो बहुत हो, दिमाग भी तेज चलता है, बट हमेशा डल रहते हो, मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, या फिर यू आर फीलिंग लो, मोटिवेटेड नहीं कर रहे हो, मतलब EQ कम है। EQ कम है, और अगर EQ कम होता है तो उससे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते। नो मैटर आपका IQ कितना अच्छा है, बट अगर EQ नहीं है तो सक्सेस डिनाई हो जाती है। सो दैट इज वाई इमोशनल इंटेलिजेंस होना भी जरूरी है। EQ क्या होता है? सिंपली पुट, बीइंग स्मार्ट अबाउट इमोशंस, अपने इमोशंस को हैंडल करना सीखिए। सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, डीलिंग अप्रोप्रिएटली एंड मैनेजिंग इमोशंस, खुद के इमोशंस का रिकग्निशन होना चाहिए, आपको खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नो योर सेल्फ। एम्पैथी होना जरूरी है, जैसे आप हो वैसे ही 7 बिलियन लोग भी हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा वो भी सोचते हैं, उनको, दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, सो यू शुड हैव सम एम्पैथी। मोटिवेशन होना जरूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, अगर कोई इमोशनली स्टेबल पर्सन है तो वो स्ट्रेस का मैनेज कर पाएगा, चैलेंजेस को ओवरकम करेगा, रिलेशनशिप्स में अच्छा करेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और उसको सेल्फ अवेयरनेस होगा। ये सारी क्वालिटीज रिक्वायर्ड है लीडरशिप में। तो लीडरशिप में EQ के लिए आइडेंटिफाई करें अपने इमोशंस, एक्नॉलेज करें, नेम करें, एम्पैथेटिक बने, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फाइंड सॉल्यूशंस, मॉडलिंग। तो इन तरीके से आप अपना EQ बेटर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
emotional quotient. So this is emotional quotient, Mulla Periyar Dam, ICBM. Then we talked about this. Critically analyze these disasters, floods, droughts and storms, climate, dividend और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी ये सवाल तैयार करिए. So this is 29th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.